देंगे आपको कि ये सिर्फ ग्राफ का जो है वो एक्सप्लेन कर देंगे ताकि हमारा टाइम बच जाए। अच्छा, मैं सिर्फ थोड़ा सा आप लोगों से एक व्यू लेना चाह रहा हूँ कि आप लोग के ख्याल में आप लोग के सबके समझ में आ गया था ये क्लैरिफिकेशन बाकी है अभी इस पे। सर बस वो जो एक पॉइंट है एफिशिएंसी और उसकी पॉइंट थी वेलफेयर वाली पॉइंट, वहाँ अच्छा, पे वो समझ में नहीं। ओके ओके, चलें ठीक है। एक्चुअली इसमें और सर इसी वो जो डी पॉइंट है सर, वो मुझे मेरे ख्याल से टेक्स्ट कैसे हो सकता है। अच्छा चलें ठीक है, सबसे पहले मैं अपलोड करता ओके। हूँ उसके ऊपर, और फिर आप लोग जो है ना क्या कहते हैं कि ये बारी बारी जो है सवाल कीजिएगा। 1 मिनट में पहले अपलोड कर दूँ इसको, 1 मिनट शेयर कर लूँ, सॉरी। मेरा ख्याल है आप लोग इसकी बात कर रहे हैं, कॉस्ट ऑफ टैक्सेशन की बात करोगे आई थिंक आप लोग जितने भी हैं सारे। ओके जी, सबसे पहले कौन ये आप में से कौन करना चाहेगा? अदीना रहमान कुछ पूछना चाह रही थी। आप लोग मुझे मैसेज कर मैं सकते हैं जो लोग पूछना चाह रहे हैं। ठीक है सर। वैसे मुझे नहीं पूछना है, क्लियर है। ओके, और कौन पूछना चाह रहा है? क्योंकि अभी कुछ लोगों सर ने ये कहा। डेड वेट, सर डेड वेट लॉस का बता देगा। आप कौन, जरा थोड़ा सा उन्हें बताया, राहिल साहब। जी। ओके, अच्छा मैं इसमें थोड़ा सा जो है ये आपको थोड़ा सा गाइड कर दूँ इसके ऊपर कि देखिए ये जो सारा है ना, ये एक्चुअली 1 मिनट ये ज़रा। ओके जी, अटेंडेंस आप लगा दीजिए। वैसे मैं आज तो मैंने ये देख रहा था एलएमएस के ऊपर जाके कि योर क्लास इज़ ऑलमोस्ट, क्लास स्ट्रेंथ आपकी ऑलमोस्ट 40 है। उसमें ज़ाहिर बात है बहुत से लोगों ने शायद अभी कुछ उसको ड्रॉप भी कर दिया होगा, तो मे भी शायद 35-38 तक मौजूद है। लेकिन जिन लोगों ने देखा है, क्योंकि ज़ाहिर बात है वो एक्टिविटी कंप्लीशन के ऊपर फ़ौरन एक टिक आ जाता है मेरे पास कि 2025 स्टूडेंट्स। तो मेरा ख्याल है कि जिन बाकी लोगों ने नहीं देखा वो भी देख लें, क्योंकि मेरे पास जो इस वक्त अटेंडेंस आ रही है पार्टिसिपेंट में तो 25 थी, इसका मतलब इन तो सारे लोगों ने देखा हुआ है। ठीक, ओके, ठीक है जी। अब मैं थोड़ा सा अब इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये हमारे पास ग्राफ था, इसमें डिमांड है और ये सब है। जो ओरिजिनल डिमांड और ओरिजिनल सप्लाई विदाउट टैक्सेशन जो है वो आपके किस प्राइस के ऊपर है, जहाँ पर प्राइस पी नॉट आ रहा है, पी ज़ीरो जहाँ लिखा हुआ है, पी नॉट जहाँ पे लिखा हुआ है, दिस वाज एक्चुअली योर प्री टैक्स इक्विलिब्रियम पॉइंट है, राइट। इसलिए तो इसमें तो कुछ नहीं है, मतलब ये है कि ये मार्केट इक्विलिब्रियम है, एंड बिकॉज ऑफ द मार्केट इक्विलिब्रियम प्राइस इज एट पी नॉट। अच्छा, अब इसमें से देखिए मैं बता रहा हूँ आपको कि कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस होता क्या है। अब देखें इस वक्त प्राइस पी नॉट है, और पी नॉट के ऊपर जो आपका जो क्वांटिटी डिमांड की जा रही है वो ये वाली है। ओके, ये 1 मिनट, ये मुझे ये मैं इस तरह से दिखा देता हूँ इसलिए कि ये वहाँ पर ये सही से नजर नहीं आए। पी नॉट क्यू नॉट है इसके ऊपर। अच्छा देखें, ये प्राइस पी नॉट है, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं अभी टैक्स नहीं है और प्राइस पी वन है। कुछ लोग ऐसे हैं जो प्राइस पी वन भी दे सकते हैं, लेकिन उनको प्राइस कितनी देनी पड़ रही है, पी नॉट। ठीक है, ये बिल्कुल एक एग्जांपल आप इस तरह समझ लें कि आप जो है एक ये सोच के जाते हैं मार्केट में कि फॉर एग्जांपल आपको जो है एक जीन्स की पैंट खरीदनी है, और आपके जहन में एक आइडिया ये है कि आप जो है वो 1500 रुपये की आप आराम से एक पैंट जो है वो मार्केट से ख़रीद लेंगे। लेकिन जब आप मार्केट में पहुंचते हैं तो पता लगता है कि जनाब कि वहाँ पर जो वैल्यू चल रही है, जो मार्केट प्राइस चल रही है वो कितनी है, वो 1000 है। सही,
तो इसमें जो आपका जो सरप्लस होगा, कंज्यूमर सरप्लस होगा, जिस भी कंज्यूमर के पास होगा, वो सरप्लस कितना होगा, 500 का हो जाएगा। मतलब कुछ ना कुछ तो सरप्लस होगा। मतलब ये है कि योर विलिंगनेस एंड योर एबिलिटी टू प्राइस was 1500, but actually you are paying 1000 rupees because of market condition or because of the market equilibrium price। तो ये जो है ना, ये सारा मतलब ये कि इस कंज्यूमर के लिए ये वाला हिस्सा कि जो कि प्राइस P1 पे कर सकता था लेकिन P0 पे कर रहा है, तो इसका मतलब है कि ये उसके लिए सरप्लस का एरिया आ गया। तो इस तरह से फिर और भी होंगे जो कि बिल्कुल यहाँ पर आके पे कर सकते होंगे, या बिल्कुल एक कोई हाईएस्ट प्राइस भी देने के लिए तैयार होगा लेकिन उसको मार्केट जो प्राइस है वो यहाँ पर मिल रही है, तो इसकी वजह से वो इतने प्राइस ही उसको पे करने पड़ रहे हैं। तो ये जो पूरा एरिया होगा अंडर द डिमांड कर्व एंड ओवर द प्राइस लाइन, ये सारा का सारा कंज्यूमर सरप्लस कहला रहा होगा। मतलब ये है कि एबिलिटी टू पे ऑफ द प्राइस इज ओवर द एक्चुअल प्राइस, जो मार्केट के अंदर कंडीशन, मार्केट कंडीशंस की वजह से ये मौजूद है। ठीक है, तो ये सारा का सारा जो है ये इसके ऊपर मौजूद है। इसी तरह से ये अब आ जाते हैं हम प्रोड्यूसर सरप्लस के ऊपर। जिस तरह से हमने कंज्यूमर सरप्लस की बात की, इसी तरह से प्रोड्यूसर सरप्लस भी होता है। कि फॉर एग्जांपल मैं दोबारा इसी एग्जांपल के ऊपर आता हूँ कि मार्केट के अंदर इस पर क्या प्राइस चल रही है, P0, और वहाँ पर जो प्रोड्यूसर है, जो या जो सप्लायर है, वो Q0 सप्लाई करने को तैयार है। लेकिन जो ये आपका सप्लाई कर बता रहा है कि अगर कुछ प्रोड्यूसर ऐसे भी हैं कि जब प्राइस कम थी, फॉर एग्जांपल P1 - T थी, तो भी इसके बावजूद वो इतना सप्लाई करने को तैयार थे। ठीक है, या हम कह लें कि नहीं जनाब, कि कुछ लोग ऐसे मार्केट के अंदर मौजूद थे कि जिनकी जो है ये जो अपने जो मार्केट के अंदर जो है वो 1000 रुपये में कोई चीज़ बेचने को तैयार थे कि जनाब ये चीज़ होगी तो बिल्कुल हम जो है कैश सेल आउट कर देंगे। लेकिन हुआ यह कि मार्केट के अंदर जो कोई भी ऐसी कंडीशन आ गई जिसकी वजह से प्राइस जो है वो बजाय 1000 रुपये के वो 1500 रुपये तक चली गई है। तो इसका मतलब है कि वो उसका सरप्लस हो गया, कि बजाय इसके कि वो जो है 1000 रुपये में चीज़ें बेचता है, जो कि जिसके लिए वो रेडी था बेचने के लिए, लेकिन अब उसको कितना बेचना पड़ रहा है, वो सिर्फ वो 1500 रुपये में, इसके 500 ये। तो ये बिल्कुल आप एकदम यहाँ से शुरू हो जाए, बिल्कुल यहाँ से कि जनाब कि कोई ना कोई प्रोड्यूसर ऐसा होगा जो कि बहुत ही लोअर प्राइस पे ही बेचने पर तैयार था, फिर इसी तरह से बढ़ते चले जाएं और प्राइस बढ़ती जा रही है, तो सप्लाई जो है वो बढ़ती जा रही है, नए सप्लायर आ रहे हैं। तो इट मीन्स कि एरिया अंडर द प्राइस लाइन बट ओवर द सप्लाई कर्व, ऑल इज कॉल्ड प्रोड्यूसर सरप्लस। ठीक है, तो अब जाहिर बात है यही बेनिफिट है। बेनिफिट क्या है कि नहीं जनाब, के कंज्यूमर सरप्लस मौजूद है और प्रोड्यूसर सरप्लस भी जो है वो मौजूद है। मार्केट कंडीशंस ऐसी हैं। अब अगर ये प्रोड्यूसर सरप्लस कम हो जाए तो प्रोड्यूसर, इसका मतलब है कॉस्ट पे कर रहा है, और अगर कंज्यूमर का जो है कम हो जाए सरप्लस, तो इसका मतलब है कि कंज्यूमर को जो है वो बर्डन जो है वो बर्दाश्त करना पड़ रहा है। किस तरह से होगा? फॉर एग्जांपल हमने कहा कि जनाब कि गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि वो टैक्स लगा देगी, और उसने टैक्स लगा के ये वाला पॉइंट पे लिया है, इस अमाउंट से एक किसी भी सर्टेन रेशियो से, जिसको हमने ये जो ब्रैकेट के निशान के साथ लगा हुआ है, इतने अमाउंट के साथ इसने टैक्स इम्पोज कर दिया। इस टैक्स को इम्पोज करने की वजह से क्या हुआ, प्राइस बढ़ गई, और उसी टैक्स अमाउंट से जो है ये सप्लाई कर शिफ्ट हो गया। अब होना क्या चाहिए था? होना तो ये चाहिए था कि जनाब कि ये वाला जो पॉइंट है इसके ऊपर प्राइस आती, बिल्कुल यहाँ पर P1 से भी ऊपर। लेकिन इस प्राइस के बढ़ जाने की वजह से हुआ क्या कि जनाब ये डिमांड कम होना शुरू हो गई, राइट। सप्लाई जो है ऊपर आ गई है, लेकिन डिमांड जो है वो ये जो ऊपर आई है सप्लाई, इसका मतलब है कि सप्लाई क्या हुई है, कम हुई है। अगर ये राइट की तरफ होती तो इसका मतलब है कि सप्लाई में इजाफा हो जाता। अच्छा, अब हुआ ये कि जनाब ये सप्लाई हो गई कम, और इस सप्लाई के कम होने की वजह से नया इक्विलिब्रियम पॉइंट जो आया है वो ये वाला आया है। ठीक है, डिमांड कर्व आपका चेंज नहीं हुआ है, प्राइस के बढ़ने की वजह से डिमांड कम हो गई है, और क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो अब Q0 से Q1 के ऊपर आ गई है। अच्छा, अब इसकी वजह से हुआ कि आप पुरानी कंडीशंस को और नई कंडीशंस को जो है फिर हम देख रहे होंगे। पुरानी जो कंडीशन थी उसमें जो कंज्यूमर सरप्लस था वो एरिया A, B और C था।
और प्रोड्यूसर सरप्लस था डी ई एफ, ठीक है ना। ये आप देख रहे हैं कंज्यूमर सरप्लस बिफोर ए प्लस बी प्लस सी, ए बी एंड सी, और प्रोड्यूसर सरप्लस बिफोर टैक्स क्या था, डी ई एफ, डी ई और ये एफ, ये प्रोड्यूसर सरप्लस जो है मौजूद था। गवर्नमेंट ने टैक्स लगाया। अब टैक्स लगाने की वजह से हुआ क्या कि हमने कह दिया जनाब कि ये वाली जो है प्राइस, अब क्योंकि सप्लाई कम हो गई टैक्स लगाने की वजह से, तो सप्लाई कर्व जो है वो शिफ्ट हो गया, और शिफ्ट होके जो है वो लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो गया, और इसकी जो है सप्लाई कम हो गई, और यहाँ पर इस पॉइंट पर कट कर रहा है ये। इस पॉइंट पर कट करने का मतलब ये है कि ये अमाउंट जो है, जहाँ पर ये जो लाइन सी है और ये ई है, ये वर्टिकल डिस्टेंस, ये क्या है, ये आपका टैक्स है, ये टैक्स अमाउंट है। क्योंकि ये अमाउंट तो टैक्स को जा रहा है, तो एक्चुअल जो सप्लायर की जो सप्लाई थी, प्राइस जो थी, वो ये प्राइस है, जहाँ पर P1 माइनस टी जो है ये मौजूद है। लेकिन मार्केट में जो प्राइस देनी पड़ रही है कंज्यूमर को, वो तो इससे ऊपर देनी पड़ रही है P1 के ऊपर, सही है। तो ये जो पूरा एरिया है B और ये D, ये पूरा टैक्स है। ये टैक्स किसके पास जा रहा है, गवर्नमेंट के पास जा रहा है। मतलब ये है कि रिसोर्सेज अब ट्रांसफर हो रहे हैं, एरिया B और एरिया D जो टैक्स रेवेन्यू है वो गवर्नमेंट के पास जा रहा है। एरिया B का जो टैक्स रेवेन्यू है वो किसके पास से जा रहा है, कंज्यूमर के पास से जा रहा है। और जो एरिया D है जो गवर्नमेंट के पास आ रहा है, वो प्रोड्यूसर के पास से ट्रांसफर हो रहा है। सर जी सर आपने अभी कहा कि सी और ई जो है वो टैक्स शो कर रहा है। जी बिल्कुल। अब तो सर बी और डी क्या है फिर? नहीं, मैं बता रहा हूँ ना, बी और डी हो रहा है। ये सी और ई जो है, पहले सी कंज्यूमर सरप्लस था और ई जो है प्रोड्यूसर सरप्लस था, ठीक है। ये मैं आपको बता जी रहा हूँ सर। इसके ऊपर अभी टैक्स लगाने के बाद ना। टैक्स लगने के बाद क्या हुआ कि जनाब कि जो एरिया बी है पूरा, ये बी और डी, ये टैक्स रेवेन्यू है जो कि गवर्नमेंट के पास चला गया। अब ये ट्रांसफर ऑफ रिसोर्सेज हुए हैं। प्रोड्यूसर से डी का पोर्शन जो है गवर्नमेंट को चला गया, और बी का पोर्शन भी गवर्नमेंट को चला गया। अब इसके बाद जो सही है। सरप्लस कंज्यूमर का रह गया टैक्स के बाद, ए रह गया, और प्रोड्यूसर का कितना रह गया, एफ रह गया, सही है। आप देखें P1 की प्राइस को ये इस तरह से ना समझे, प्रोड्यूसर के लिए जो प्राइस है वो P1 माइनस टी है, इसलिए कि वो तो उसमें से एक पोर्शन जो है वो तो गवर्नमेंट को जा रहा है, इसके अपने पास से, जिसकी वजह से सप्लाई जो है वो अफेक्ट हो रही है, जो कुछ भी हो रहा है वो जाहिर है कि ये वाली प्राइस है जो कि P1 माइनस टी है। अब एरिया अंडर द प्राइस लाइन ओवर द प्राइस लाइन क्या हो जाएगा, प्रोड्यूसर सरप्लस। तो प्रोड्यूसर सरप्लस पहले जो बी था, बी डी एफ था, वो रह गया अब सिर्फ एफ, और डी का जो पोर्शन है वो चला गया गवर्नमेंट के पास, गवर्नमेंट को। ठीक है ना। लेकिन ई जी जो है, ई गायब हो गया, ई किसी के पास नहीं गया, ये ना कंज्यूमर के पास गया है ना गवर्नमेंट के पास गया। बस थोड़ा सा इसको जरा एक पॉइंट समझ लीजिए, फिर मैं आप सवाल कीजिएगा। उसके बाद फिर इसी तरह से हम यहाँ आ जाते हैं। अब कंज्यूमर को जो प्राइस पे करनी पड़ रही है P1 पे करनी पड़ रही है, तो उसके लिए जो प्राइस लाइन है वो P1 है, और एरिया अंडर द डिमांड कर्व ओवर द प्राइस लाइन इज A, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि कंज्यूमर सरप्लस जो पहले A B C था, उसमें से अब रह गया सिर्फ A, B जो है गवर्नमेंट के पास चला गया, और C जो है ये जो है गायब हो गया। ये डेड वेट लॉस कहलाता है, ये लॉस है। ये ऐसा लॉस है जो ना कंज्यूमर के पास गया, ना प्रोड्यूसर के पास गया, ना ही गवर्नमेंट के पास गया। इस लॉस को हम क्या कहते हैं, इनएफिशिएंसी की वजह से। ये एफिशिएंसी लॉस है और वेलफेयर लॉस है। ये जो कम हुआ है, जो ई है, जो प्रोड्यूसर को लॉस है और कहीं गायब हो गया है, ये इनएफिशिएंसी को जाहिर कर रहा है। और ये जो सी है, जो किसी के पास भी नहीं गया, ना गवर्नमेंट के पास गया, ना प्रोड्यूसर के पास गया, ना कंज्यूमर के पास रहा, ये वेलफेयर लॉस जो है वो कहला रहा होता है, ठीक है। इस वजह से हम इसको डेड वेट लॉस कहते हैं। ऐसा लॉस, क्योंकि अगर किसी का लॉस किसी का गेन बन रहा है तो इसका मतलब है कि ट्रांसफर ऑफ रिसोर्सेज हो रहे हैं। लेकिन ये लॉस ऐसा है कि जिसके अंदर इनएफिशिएंसी और वेलफेयर लॉस है, ये जो है डेड वेट लॉस कहला रहा होता है। जी, अब कोई सवाल कर रहे थे, कौन पूछें जरा। सर मेरा ये सवाल है, ये एस नॉट जो है वो इनिशियल वो सप्लाई थी जो कि बिफोर टैक्स थी, जी राइट सर? जी जी और ये S1 है आफ्टर टैक्स। बिल्कुल हाँ, अब जो P1 है सर वो आफ्टर टैक्स प्राइस है हमारी। बिल्कुल। जी सर, मतलब सर प्रोड्यूसर सरप्लस वो होता है जो कि एरिया अंडर द प्राइस एंड अबव द सप्लाई।
बिल्कुल। तो सर वो फिर बी होना चाहिए था ना, प्रोड्यूसर सरप्लस। अच्छा हाँ, अब थोड़ा समझ लीजिए इसको, देखें जी सप्लाई ये हो गई है, क्योंकि प्राइस कंडीशन अब ऐसी आ गई है कि जनाब ये जो है ना प्राइस जो आपको P1 नज़र आ रही है, ये जाहिर है कि कंज्यूमर को यही पे करनी पड़ रही है। लेकिन इस जी प्राइस के अंदर जो है बिल्कुल आप जीरो से लेके P1 तक लेकर आ रहे हैं, इसमें जो ये जो पोर्शन है, जो सप्लाई वाले का जो पोर्शन है, जो उसकी कॉस्ट आ रही है, जो उसका प्रॉफिट वगैरह सब मिला के वो P1 - T है। बाकी तो सारा गवर्नमेंट को टैक्स जा रहा है, वो जो है सप्लायर का नहीं है। इस वजह से हम यही कहते हैं इसके ऊपर कि जनाब कि ये जो है ना सप्लाई, ये जो कंज्यूमर सरप्लस है वो P1 के ऊपर है, और जो प्रोड्यूसर सरप्लस है वो P1 - T के नीचे है। P1 - T से लेके P1 तक ये जितना एरिया है, ये जो है ये सारा का सारा गवर्नमेंट का है, ये गवर्नमेंट के पास चला गया है। आगे बात समझ में? और जी कोई? अच्छा अब मैं बता देता हूँ आपको कि ये एफिशिएंसी लॉस ई क्यों है और सी जो है ये वेलफेयर लॉस क्यों है। वेलफेयर लॉस का मतलब तो ये है कि जनाब कि गवर्नमेंट ने एक टैक्स लगाया, जिसकी वजह से लोग जो डिमांड करते थे क्यू नॉट, उनकी डिमांड हो गई कम। उसमें बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि जो कि ख़रीद सकते थे, लेकिन P1 के से ऊपर प्राइस, मतलब P1 को जो है वो पे कर ही नहीं सकते, उनकी एबिलिटी टू पे जो है वो है ही नहीं। ठीक है ना? और एबिलिटी टू पे ना होने की वजह से क्या होगा, एबिलिटी टू पे ना होने की वजह से जो पहले कुछ खरीद सकते थे कमोडिटी, अब वो बिल्कुल नहीं खरीदेंगे। तो इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट के अगरचे मार्केट के अंदर या इकॉनमी के अंदर जो है इतना पोटेंशियल मौजूद है कि वो कंज्यूमर जिनके अंदर एबिलिटी है, लेकिन टैक्स लगने की वजह से उनकी वो एबिलिटी ख़त्म हो गई, अब जो है वो कंज्यूम नहीं कर सकते और उनको यूटिलिटी हासिल नहीं होगी। तो इसकी वजह से हम कहते हैं कि जनाब कि ये एफिशिएंसी सॉरी वेलफेयर लॉस है, उनका जो वेलफेयर है वो इफेक्ट हुआ है, वेलफेयर जो है उनका कॉम्प्रोमाइज हुआ है। नंबर टू, अब आ जाते हैं हम इसको हम क्यों कहते हैं कि एफिशिएंसी लॉस है ये हमारा। हम ये कह रहे होते हैं कि भाई ये जो है अब प्राइस बढ़ गई है, टैक्स लग गया है, ये टैक्स जो है क्या कहते हैं गवर्नमेंट के पास जा रहा है, और प्राइस और उसकी वजह से जो पहले डिमांड ज़्यादा थी, जिसकी वजह से उन्होंने सप्लाई भी ज़्यादा की हुई थी, वो डिमांड कम हो गई है। और इस डिमांड के कम हो जाने की वजह से बहुत सारे सप्लायर जो बिज़नेस कर रहे थे वो बिज़नेस अब नहीं करेंगे, बल्कि वो किसी दूसरी जगह जो है बिज़नेस में शिफ्ट हो जाएंगे। इसका मतलब जो एफिशिएंटली यूज़ कर रहे थे अपने रिसोर्सेज को, अब वो किसी और जगह जाएगा वो रिसोर्सेज जो कि इन एफिशिएंटली यूज़ वहाँ पर नहीं हो रहा होगा। तो इस वजह से हम कहते हैं कि जनाब कि ये एफिशिएंसी लॉस है। मतलब ये कि आपके पास जितने रिसोर्सेज मौजूद हैं कि आप ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकते, लेकिन अब आप ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं। तो उसमें यही है कि जनाब जब टैक्स लगता है तो उसके ऊपर क्या होता है कि जनाब डेड वेट लॉस क्रिएट होते हैं। ये डेड वेट लॉस इकॉनमी के लिए जो है वो अच्छे नहीं होते हैं, जिसके लिए वेलफेयर जो है कॉम्प्रोमाइज़ होता है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि जनाब कि टैक्सेशन बहुत ख़राब चीज़ है। ज़ाहिर है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये जो टैक्स गवर्नमेंट को रेवेन्यू आ रहा है वो ज़ाहिर है उसको कहाँ खर्च करना है, वो गवर्नमेंट मशीनरी के लिए खर्च करेगी, या फिर ये है कि उनकी वेलफेयर के लिए डिफरेंट जो है जो प्रोजेक्ट्स होंगे उनके, उस पे जो है ये खर्च हो रहा होगा। तो ये जो लॉस वेलफेयर यहाँ से हुआ है, हो सकता है कि शायद वो वहाँ ज़्यादा एफिशिएंटली यूज़ हो रहा हो, कि वो प्रोड्यूसर, जैसे फॉर एग्जांपल हमने कहा कि नहीं जनाब इसकी वजह से जो है पहले लोग थोड़ा बहुत इलाज करा सकते थे इसलिए कि पैसे बच जाते थे, लेकिन और अपने इलाज मुआवजे पे खर्च करते थे, तालीम पे खर्च करते थे, सिक्योरिटी पे खर्च करते थे, लेकिन अब ज़्यादा प्राइस देने की वजह से उनके पास इतने पैसे बाकी नहीं बचे हैं कि वो इन रिसोर्स को यूज़ कर सकें। तो उसका जवाब फिर ये होता है कि नहीं जनाब गवर्नमेंट ने जो जो इंडिविजुअल यूज़ कर रहा होगा इस तरह से, वो बहुत ज़्यादा पे कर रहा होगा, लेकिन गवर्नमेंट जो है उन सारे रिसोर्स जिसके पास ज़्यादा पे कर सकता है उनसे ज़्यादा रिसीव करती है, जो नहीं दे सकते हैं उनसे नहीं लेती है, और फिर इस तरह से वो जो है डिफरेंट प्रोजेक्ट्स बना रही होती है कि वो जो फैसिलिटीज़ जो पैसे में पहले मिल रही होती थी वो अब उनको उस टैक्स के थ्रू फ्री में मिल रही होती है। तो इस वजह से उनका वेलफेयर जो है वो एट लार्ज ज़्यादा मैक्सिमाइज हो रहा होता है।
फिर इसी तरह से गवर्नमेंट जो है कुछ इंडस्ट्री को प्रमोट करना चाह रही होती है, कुछ इंडस्ट्रीज को नहीं करना चाह रही होती है, तो इसकी वजह से जो है जब टैक्स लगता है तो फिर जो है वो उसको प्रोटेक्शन वहाँ पर मिल रही होती है। जो इम्पोर्टेड अमूमन तो यही होता है कि जैसे कि इम्पोर्टेड मटेरियल के ऊपर ज़्यादा जो है टैक्स किया जाता है ताकि वो चीज़ महंगी हो जाए, और गवर्नमेंट डोमेस्टिक प्रोडक्ट के ऊपर टैक्स नहीं किया जाता। अब यह है कि इम्पोर्टेड महंगी आ रही है तो ख़ुद ब खुद जो है जो डोमेस्टिक की जो प्राइस है वो भी बढ़ जाती है। अब इस डोमेस्टिक के प्राइस बढ़ने का सिर्फ ये किसके पास जा रहा है, ये सारा का सारा प्रोड्यूसर के पास ही जाएगा। गवर्नमेंट इसमें से कुछ नहीं लेके जा रही है, बल्कि गवर्नमेंट सिर्फ वहाँ से अपना रेवेन्यू जो है वो जनरेट कर रही है जो कि इम्पोर्टेड मटेरियल है। ठीक है, तो ये एक आपका कॉस्ट ऑफ टैक्सेशन होता है, और इसमें जो है वो आपको डिफरेंट ये दिए हुए हैं कि कॉस्ट ऑफ टैक्सेशन एक तो ये हो गया जो मैंने बता दिया आपको, और कुछ चीज़ें और बेनिफिट ऑफ टैक्सेशन जो मैंने आपको बता दिया कि जनाब की वो चीज़ें जो कि एट लार्ज जो है वो नहीं मिल रही होती, या जो मार्केट फेलियर होते हैं कि जनाब कोई कंपनी जो है वो इस तरह से नहीं आएगी। जैसे फॉर एग्जांपल मार्केट फेलियर कि आपकी ड्रेनेज वगैरह जो है ये इसके लिए कोई प्राइवेट सेक्टर आपके पास नहीं आएगा। इसी तरह से ये है कि जैसे मैं बताऊं आपको कि एक हम जो अमूमन हम सुई गैस कहते हैं, ज़ाहिर बात है सुई में निकली तो सुई गैस कह रहे होते हैं, ये हमारे घरों में पहुंच रही होती है पाइप्स के ज़रिए से। अगर यहाँ से हम बिल्कुल निकाल दें गवर्नमेंट को, तो फिर कोई भी जो है कंपनी आके पाइप का जाल नहीं बिछाएगी, बल्कि फिर यही होगा कि सिलेंडर्स में ऑफ करके और फिर जो है वो ख़रीदेंगे। इसलिए कि दुनिया के बहुत सारे जो है मुल्कों में यही सिस्टम रहा है। जो इवन के जैसे गैस एंड ऑयल रिच कंट्रीज़ हैं, गल्फ़ कंट्रीज़, वहाँ पर भी जो है वो ज़्यादातर इलाक़ों में ये सिलेंडर्स के ज़रिए से ही जो है वो गैस वगैरह दी जा रही होती है। तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि जिसके लिए जो अच्छा जी कुछ कह रहे हैं? नहीं सर, मैं कह रहा था इंडिया एग्जांपल है सामने। जी हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, हाँ, क्योंकि वो ये हाँ, हाँ, वहाँ पर भी नहीं है, लेकिन इंडिया में तो फिर भी है ना कि चलो गैस नहीं है वहाँ पर, वहाँ सप्लाई नहीं है, उनके पास नेचुरल रिसोर्सेज में नहीं है, हमारे यहाँ है। जैसे कि गल्फ़ कंट्रीज़ हैं वहाँ तो है, लेकिन इसके बावजूद भी जो है वो सिलेंडर्स के अंदर ही मिलती है वहाँ पर। अगर हम सिर्फ प्राइवेट सेक्टर को आगे रखेंगे, ये गवर्नमेंट ही दे सकती है, प्राइवेट सेक्टर नहीं दे सकता। अच्छा जी, फिर बेनिफिट ऑफ टैक्सेशन मेरा ख्याल है कि ये सिर्फ पढ़ने के लिए होगा, या आप पढ़ लीजिएगा। फिर उसके बाद जो है आपके जो उसमें प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन जो है वो दिए हुए थे, बेनिफिट प्रिंसिपल एंड एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल। ये ज़रा इसको थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं, ये किसकी समझ में आया बताएं, कोई एक्सप्लेन कर सकेगा इसको? कोई नहीं अच्छा चले ठीक है, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं इसके ऊपर। बेनिफिट एंड एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल होता क्या है? द बेनिफिट प्रिंसिपल स्टेट्स दैट द इंडिविजुअल हु सर रिसीव द जी कहिए। सर एबिलिटी टू पे तो सिंपल है ना कि जो जितना पे कर सकता है, एबल टू पे अकॉर्डिंग टू हिज इनकम, तो उस पोर्शन पे ही उसका टैक्स लगेगा, वो परसेंटेज लगेगी। अच्छा अच्छा, हाँ चलें ठीक है, सही है, ये भी और सही है। सर ये वाला थोड़ा सा नहीं समझ आया बेनिफिट प्रिंसिपल तो देखिए कि सिर्फ ये है कि इसमें वो शायद जो ये बता रहे हैं कि जितना वो बेनिफिट रिसीव कर रहा है। नहीं, उसमें बेनिफिट देखें दो तरह जी की सर, चीज़ें। आप बोलें। बेनिफिट का मतलब सिर्फ एक ही होता है कि जनाब जो वो सर्विसेज रिसीव करेगा सिर्फ वही टैक्स पे करेगा, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल आपके इलेक्ट्रिसिटी पे टैक्स है, जो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करेगा वो टैक्स पे करेगा, जिसको इलेक्ट्रिसिटी नहीं है वो क्यों पे करेगा, ठीक है ना। एयरपोर्ट टैक्स है जनाब, जो है वो करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। तो ये बेनिफिट प्रिंसिपल है, जिसको बेनिफिट मिल रहा है सिर्फ वही पे करेगा, ऐसा नहीं हो कि हर कोई जो है पे कर रहा होगा, ठीक है। लेकिन एबिलिटी टू पे दूसरी चीज आ जाती है, ये इनकम टैक्स है। इनकम टैक्स पे जनाब एक आपने एक बस थ्रेशोल्ड लगा दिया, और ये थ्रेशोल्ड लगा दिया कि जनाब कि इससे कम वाली इनकम के ऊपर हम टैक्स नहीं लेंगे, इससे ऊपर वाले पे टैक्स लेंगे, चाहे आपको कोई बेनिफिट मिल रहा हो चाहे कोई बेनिफिट ना मिल रहा हो, वो सिर्फ एबिलिटी टू पे की प्रिंसिपल के ऊपर है, ठीक है ना। वो ये तो नहीं करेगा, हमको जो इनकम टैक्स देना होता है हम किसी से ये थोड़ी कहते हैं कि नहीं भाई हमें ये चीज़ गवर्नमेंट बेनिफिट नहीं दे रही, ये भी नहीं दे रही, ये भी नहीं दे रही, ये भी नहीं, तो हम क्यों पे करें, सही है ना। तो उसमें ये होगा कि जनाब प्रिंसिपल ये आपका है ही नहीं, गवर्नमेंट जो है
ये दुनिया की तमाम गवर्नमेंट्स जो है वो एक उनका एक बेसिक प्रिंसिपल होता है, वो यही कह रहे होते हैं कि भाई आप टैक्स देने के पाबंद हैं, जो पब्लिक है बाउंड टू पे टैक्स, ठीक है। इसी तरह से जो गवर्नमेंट है वो आप एज ए मैटर ऑफ राइट क्लेम नहीं कर सकते कि जनाब ये आपको बेनिफिट देना है। उसकी वजह ये होती है, वैसे तो ये है कि जाहिर बात है कि है तो इसी तरह से कि गवर्नमेंट जो अच्छी गवर्नमेंट होती है, जो वेलफेयर स्टेट्स होती हैं, वो हमेशा पब्लिक के वेलफेयर का ख्याल रखती हैं और वो अपने टैक्स को इसी तरह से पे करती हैं या इस तरह से थोड़ी खर्च करती हैं ताकि लोगों की वेलफेयर में इजाफा हो जाए। लेकिन कभी कभी कुछ इस तरह की चीज़ें होती हैं, ये प्रिंसिपल इस वजह से रखा जाता है कि कभी इमरजेंसी वाली सूरत हाल हो जाती है। जब इमरजेंसी वाली सूरत हाल हो जाती है तो फिर आप सारे रिसोर्सेज जो है वो इस इमरजेंसी को निपटने के लिए कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर जंग छिड़ जाती है तो फिर हम ये नहीं कहेंगे जनाब कि गैस की सप्लाई जो है क्यों नहीं हो रही है, बिजली की सप्लाई क्यों नहीं हो रही है, सड़कें हमारी टूटी फूटी हैं, सेवरेज क्यों नहीं, ये हम नहीं कहेंगे। और ना उससे कहेंगे नहीं जनाब हम पैसे नहीं देंगे, हम टैक्स नहीं देंगे, इसलिए कि वो इस वक्त तो गवर्नमेंट तो किसी और काम में मसरूफ है। नहीं, गवर्नमेंट सारे रिसोर्स फिर वहाँ लगा देगी। कुछ नेचुरल डिजास्टर हो जाते हैं कि किसी इलाके में, एक बहुत बड़ा मुल्क है, किसी एक इलाके के अंदर जलजला आ जाता है, सैलाब आ जाता है, सबका जो है वो चीज़ें जो है वो बह जाती हैं, तो गवर्नमेंट फौरी तौर पर जो है सारे रिसोर्सेज जो है सबसे पहले वहाँ कर रही होती है। बिल्कुल इसी तरह से जैसे इस वक्त वबा की सूरत हाल है, पेंडेमिक की सूरत हाल है, तो उन्होंने कह दिया कि जनाब कि सबसे पहले जो हमें देखना है, किसके लिए देखना है, ज़ाहिर है कि इस वबा की सूरत हाल को कंट्रोल के लिए जो है खर्च करना है। तो ये गवर्नमेंट का एक ओवरऑल एक जो है एक प्रिंसिपल होता है कि जनाब आपको टैक्स देना आपकी जिम्मेदारी है, टैक्स पे खर्च करना ये बिल्कुल हमें करना चाहिए, लेकिन हर वक्त नहीं करना चाहिए। कभी कभी ऐसी सूरत हाल भी आ सकती है कि जब हम आपको वो जो है वेलफेयर वाली जो है क्या कहते हैं वेलफेयर आप इंजॉय ना कर सकें, बल्कि आपको इमरजेंसी की सूरत हाल के अंदर दूसरी चीज़ों को बर्दाश्त करना पड़ेगा। या बिल्कुल इसी तरह से जैसे मैं ये कह लूँ कि नहीं जनाब के ये पूरा पाकिस्तान है, इसमें सबसे ज़्यादा जो टैक्स जो है वो कराची देता है, और फिर बाकी जो लोग जो है वो टैक्स नहीं दे रहे होते, वो टैक्स कम दे रहे होते हैं। तो लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी होगा कि जनाब आप जो है उनकी बेनिफिट के लिए खर्च नहीं करेंगे, भले ही से आप कहीं से भी ले रहे हो। ये पूरी दुनिया के अंदर ये शोर जो है मचा रहता है। इंडिया के अंदर भी देख लें आपके जनाब, वो जो 4-5 शहर हैं जो कि बहुत ज़्यादा शोर करते हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जो है दिल्ली है, बम्बई है, कलकत्ता है और मद्रास वगैरह है बेंगलोर का, कि जनाब कि ये कि एक फॉर एग्ज़ाम्पल हम कह सकते हैं कि वो छोटा शहर है एक वहाँ पर, कि बनारस वाले शोर करें, नहीं सॉरी, कलकत्ता वाले शोर करें कि नहीं कि सारा कमाते तो यहाँ पर उठा के जो है वो वहाँ लगा देते हैं। तो ये दुनिया में हर जगह होता है और पाकिस्तान के अंदर भी इसी तरह से होता है। लेकिन ज़ाहिर है कि गवर्नमेंट जो होती है वो कुछ एक इंडेक्स बना रही होती है कि जनाब के जो उसके इंडेक्स के अंदर जो है वो सारी चीज़ें शामिल होती हैं कि कितना जो है वो शेयर जो है जो इनकम जनरेटिंग को रखा जाएगा, कितना शेयर गुर्बत को रखा जाएगा, कितना जो है वो नीड बेसिस के ऊपर जो है वो खर्च हो रहे होंगे। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो बस इसमें एबिलिटी टू पे का मतलब ये है कि जनाब अगर आप में एबिलिटी है तो बगैर किसी आप बेनिफिट के आपको करना है। और बेनिफिट प्रिंसिपल ये होता है कि जो बेनिफिट हासिल करेगा वही जो है उसके ऊपर टैक्स पे करेगा, राइट, अदरवाइज टैक्स पे नहीं कर। सेल्स टैक्स इस तरह का भी हम कह सकते हैं कि जनाब वो भी बेनिफिट प्रिंसिपल में किसी हद तक आता है कि जनाब कि जो कंज्यूम करेगा, जो बाय करेगा, जो वो उसके ऊपर सेल्स टैक्स लगेगा, जो खरीदेगा उस पर कस्टम ड्यूटी लगेगी, जो नहीं खरीदेगा जाहिर बात है कि नहीं लगेगी। लेकिन जो इस तरह के टैक्स होते हैं, इनकम टैक्स वगैरह, ये सबको जो है वो पे करने होते हैं। कोई सवाल इस पे? नो सर। नहीं सर। अच्छा, ये प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन है, ये एक जो है प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन के बारे में एक एडम स्मिथ का जो है वो कैनन ऑफ टैक्सेशन जो है वो कहला रहे होते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन, वो मैं थोड़ा सा आपको शेयर कर दूंगा। उसके 10 पॉइंट हैं कि ये जनाब टैक्सेशन के उसूल हैं। इसके ऊपर देखते हुए जो है ये टैक्स उसने एक कुछ उसूल बनाए हुए हैं, लेकिन ये याद रखिए दुनिया भर में हर जगह जो हर उसूल जो बनता है, जो प्रिंसिपल जो है वो या जो गाइडलाइंस हो रही होती हैं, वो हर मुल्क के लिए बिल्कुल अलग अलग होती हैं। कोई एक मुल्क जो है किसी एक के ऊपर जो है वो चीज़ इम्पोज नहीं कर सकता है। तो ये अच्छा, ये बताएं आप लोगों ज़्यादातर लोगों ने, जाहिर है कि अभी तक तो सिर्फ पहला ही जो वीडियो थी वही देखी होगी, क्योंकि जो सेकंड वीडियो जो थी उसका टाइम मैंने तकरीबन 7:30 रखा था, शायद उसके बाद ही देखा होगा। वो आप लोगों में से ज़्यादातर लोगों ने तो नहीं देखी होगी।
जी Yes, सर sir, नहीं नहीं, सर, वो नहीं 7:45 सर। तक थी ना, और 7:30 पे क्लास स्टार्ट हो गई। चलें ठीक है। तो अब आप एक काम कर लें कि ज़रा उसको देख लें थोड़ा सा, वो उसी का एक्सटेंशन है, वो आधी प्रेजेंटेशन थी और आधी जो है रह गई थी, तो वो फिर वहाँ से जो स्टार्ट होगी फिर हम उसको जो है देखते हैं। सही है, इतने में आप समझें कि ये ब्रेक भी है आपका। और हम जो है दिस इज़ 8:05 नाउ एंड वी विल मीट 8 हम 9 बजे मिलते हैं फिर, ठीक है? ओके सर। ठीक है ना? अपने जितने भी लोग हैं जिसने अभी तक मेरे पास 19 लोगों ने जो है अपनी अटेंडेंस लगाई है, जिन्होंने अपनी अटेंडेंस नहीं मार्क की है वो अपनी अटेंडेंस जो है वो भेज दें साथ साथ, ठीक है? अटेंडेंस मार्क कर दें अभी, अपना नाम लिख के, अपना आईडी, और जिसने लिख दी उसको ज़रूरत नहीं है, जिसने नहीं लिखी है वो कर दे उसको। थैंक यू।